हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे, सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा था, तो जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो आपका 5 साल हमने करा चुका है। और यहाँ पे आपको 24 दिसंबर का हमने कराया। अब आज आपको हम 23 दिसंबर का कराएंगे। तो हम फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है आपको कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। मतलब प्राथमिक रूप से किससे यह विकास प्रभावित होता है। अगर यह आचरण है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कि आचरण उनका क्या है कि प्रबलीकरण और दंडों द्वारा क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 है केवल आनुवंशिकता से, 2 है आनुवंशिकता और वातावरण से, 3 है केवल वातावरण से, 4 है न तो आनुवंशिकता और न ही वातावरण से। तो आप सभी यहाँ पर आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन 1 है केवल आनुवंशिकता से, 2 है आनुवंशिकता और वातावरण से, 3 है केवल वातावरण से, 4 है न तो आनुवंशिकता और न ही वातावरण से। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर शायद ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया गया है। तो ये आप छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, मैं ये इसको बाद में करा दूंगी आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। ऑप्शन 1 है शीर्षगामी सिद्धांत, 2 है अधोगामी सिद्धांत, 3 है विकास क्रम की एकरूपता, 4 है एकीकरण का सिद्धांत। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अधोगामी सिद्धांत। क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है कि पेंसिल पकड़ रहा है और लिखने से पहले क्या कर रहा है, गेंद फेंकने की क्षमता पा ले रहा है। तो ये क्या होगा हमारा अधोगामी सिद्धांत होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। ऑप्शन 1 है बाल्यावस्था तक, 2 है किशोरावस्था तक, 3 है वयस्कावस्था तक, 4 है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा कि संपूर्ण जीवन काल के दौरान क्या होता है आपका गत्यात्मक और संज्ञानात्मक जो विकास होता है, विकास हमारा क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो विकास होता है वो जीवन से मृत्यु तक चलता है, मतलब जीवो पर्यंत चलता है। तो इसलिए जो हमारा गत्यात्मक और संज्ञानात्मक भी विकास होगा वो क्या होगा, संपूर्ण जीवन के दौरान तक चलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। ऑप्शन 1 है विद्यालय, 2 है धर्म, 3 है परिवार, 4 है समुदाय। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक करिएगा क्योंकि ये जितना भी पेपर हमने पढ़ाया है सारे पेपर में आया है। तो ये हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है देख लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, परिवार है। देखिए ये हमारा प्राथमिक समाजीकरण है परिवार, और विद्यालय यहाँ पर देख लीजिएगा द्वितीयक समाजीकरण है। तो कभी भी यहाँ पर आपको अगर पेपर में आता है तो इन्हीं दो में से एक आता है, या तो प्राथमिक आपको पूछेगा या द्वितीयक पूछेगा। तो आपको प्राथमिक पूछ रहा है तो आप प्राथमिक पे आप परिवार लगाएंगे, और द्वितीयक पूछा है तो आप क्या लगाएंगे, विद्यालय लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है पूछा है कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, 2 है भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, 3 है भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, 4 है भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। जो हमारा चिंतन है वो क्या करता है, भाषा का क्या करता है, निर्धारण करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए वही क्वेश्चन बार बार आया, आपको थोड़ा बहुत इधर किया है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको, पूछा है कि 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है। देखिए कहीं पर यहाँ पर अनु की जगह बस नाम चेंज कर दिया है, बाकी सारी चीजें वही दिया है कि लंबे गिलास के में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच
आधार क्या है, मतलब अनुज की सोच का क्या आधार है। ऑप्शन नंबर 1 है केंद्रीयता, 2 है क्रमबद्धता, 3 है संरक्षणता। आइए 4 ऑप्शन देखते हैं, क्या हमारा परिपक्वता। तो आंसर बताइएगा। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि कहीं भी जब ऐसे 2 ग्लास की मात्रा की बात आती है तो केंद्रीयता का आप वहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही लगाएंगे। ये किसके अनुसार है, जीन पियाजे जी के अनुसार है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किसी चरण की बुनियादी उपलब्धि है, मतलब किस चरण की आपकी बुनियादी उपलब्धि है। ऑप्शन 1 है संवेदीगामक चरण, 2 है पूर्व संक्रियात्मक चरण, 3 है मूर्त संक्रियात्मक चरण, 4 है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो क्वेश्चन आप सभी ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो हम क्वेश्चन समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर पियाजे जी जो है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस, और पियाजे जी ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास दिया है। तो उस संज्ञानात्मक विकास के अनुसार पूछा गया है कि जो प्रतिवर्तीयता है, प्रतिवर्तीयता का मतलब है कि किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो 1 + 1 2 होगा। या तो इधर से जोड़िए या तो इधर से जोड़िए, उल्टा करेंगे तो भी वही होगा, सीधा करेंगे तो भी वही होगा। ठीक है, तो ये किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है, मतलब किस चरण में आप पहुंचेंगे तो ये चीजें आप कर पाएंगे। आंसर ये बताना है आपको। तो आंसर बताइएगा फटाफट से। आइए देख लेते हैं, ये हमारा किस में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण में आएगा। जब बच्चा कहाँ जाएगा, आपका मूर्त संक्रियात्मक में जाएगा, तो इस चरण में ये चीजें आती हैं। प्रतिवर्तीता की जो स्थिति होती है वो कब आती है, मूर्त संक्रियात्मक चरण में आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि एक गणित अध्यापिका उत्तर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन 1 है लेवागस्की का सामाजिक संरचनावाद, 2 है BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, 3 है जीरोम ब्रूनर का रचनावाद, 4 है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। देखिए एक शिक्षिका यहाँ पर है, आइए क्वेश्चन समझते हैं पहले। यहाँ पर क्या है, एक अध्यापिका है, किसकी है, वो मैथ की अध्यापिका है, और उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता से क्या करती है, मार्गदर्शन कराती है। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी छात्र है तो उनके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सहायता से उनका दूसरे छात्र को जिसको कम आता है उसकी क्या करती है, मार्गदर्शन करवा रही हैं। मतलब छात्र को एक दूसरे से क्या कर रही है, बता रही है कि मतलब एक छात्र एक दूसरे से क्या कर रहा है, यहाँ पर सीख रहा है। तो किस सिद्धांत के कार्य का संगठन आयोग करने का प्रयास करिए, मतलब ये कौन सा सिद्धांत यहाँ पे दर्शा रहा है आपको, तो ये बताइएगा। आंसर बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे लेवागस्की हैं, लेवागस्की का यहाँ पर चल रहा है क्या, सामाजिक संरचनावाद। तो देखिए जो लेवागस्की है वो कहते हैं जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये सामाजिक संरचनावाद का क्या चल रहा है यहाँ पर, उपयोग करने का क्या कर रही है, ये प्रयास कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखिए फिर से लेवागस्की जी आ गए हैं। तो लेवागस्की द्वारा दिए गए बच्चों का विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 है परिपक्वता और संस्कृति, 2 है भाषा और भौतिक जगत, 3 है भाषा और सांस्कृतिक, 4 है भाषा और परिपक्वता। तो देखिए अभी इसके पहले ही हम बताया कि किस पर आधारित है लेवागस्की। तो आइए देखते हैं हम क्या होगा यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा, भाषा और संस्कृति। जो हमारे लेवागस्की है वो दिए गए बच्चों के सिद्धांत किस पर आधारित है, तो जो लेवागस्की है वो भाषा और संस्कृति पर क्या दिए हैं, सिद्धांत को दिए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है जेंडर से। देखिए जेंडर से जरूर एक क्वेश्चन आता है, तो ये जेंडर का क्वेश्चन जरूर याद करके जाइएगा आप सभी। जेंडर एक डैश अवधारणा है। ऑप्शन 1 है मनोवैज्ञानिक, 2 है जैविक, 3 है सामाजिक, 4 है शारीरिक। तो ये देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। जो जेंडर है वो हमारा एक क्या है, एक सामाजिक सामाजिक अवधारणा है। कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जेंडर जो है, जेंडर हम समाज के द्वारा ही इंसान क्या करता है कि चीज़ों को सीखता है। यहाँ पर आइए देखते हैं, जो जेंडर है वो कौन प्रदर्शित सबसे ज़्यादा करता है, हमें समाज में जेंडर करता है कि ये लड़की है ये लड़का है। तो समाज ही हमारा क्या करता है, जेंडर को
जेंडर रूढ़िवादिता को लाता है, जेंडर में जो चेंजेज है ये चीज़ें है क्या करता है हमारा समाज ही लाता है। तो ये समाज में ही एक अवधारणा है जेंडर का, ना कि हम मनोवैज्ञानिक में जेंडर की अवधारणा पालन करते हैं, ना तो जैविक में करते हैं, ना शारीरिक में करते हैं। तो ये सामाजिक में ही ये अवधारणा बनी है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसी चीज़ें। तो यह देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको भी। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन 1 है अंतर्वैयक्तिक, 2 है प्रकृतिवादी, 3 है भाषाई, 4 है अंतर व्यक्तिक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी आपको आंसर मिल रहा है कि हावर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हावर्ड गार्डनर ने दिया है। अब इनके अनुसार बताना है कि ये जो नीता है वो किस बुद्धि का प्रदर्शन इसमें से कर रही है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, 11 है। तो ये देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, प्राकृतिकवादी। क्योंकि यहाँ पर देखिए वो जानवर को पहचान रही है, पौधे को, मतलब प्रकृति की चीजों को पहचान रही है। तो ये किस बुद्धि का ये कर रही है, बुद्धि का प्रदर्शन आपको प्राकृतिकवादी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। 2 है प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानव परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। 3 है सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। 4 है विद्यार्थियों को अधिगम की विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए इसमें निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है, आप उन्हें ध्यान में रख के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबके लिए कड़े नियम बनाना, मतलब कड़े नियम ये हमारा जो एनसीईआरटी है ये बिल्कुल नहीं मानता है। ठीक है, जो हमारा एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 या जो एनसीएफ है ये बिल्कुल नहीं मानता है कि आप कड़े नियम बनाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए, और उन्हें दंडित हम नहीं करेंगे, ये हमारा निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हम उन्हें पेपर पेंसिल के आधार पर कभी भी उनका सारे परीक्षण का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी गलत है। पाठ्यक्रम पर भी हम ये चीज़ें भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अवसर प्रदान करना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सेम क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हुए हैं। देखिए आपको मैं 2-4 बता देती हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। जिससे आपका जेंडर रूढ़िवादिता हो गया, ठीक है, जेंडर से हो गया आपके। फिर उसके बाद आपके जो पियाजे जी का हमने एक बताया था, पियाजे जी का जो संज्ञानात्मक विकास का हो गया, ये पढ़ के जाइएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है। और ये अच्छा लड़का लड़की वाला ये भी एक पढ़ के जाइएगा, ये भी क्वेश्चन जरूर पूछता है, मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग का। और फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन लॉरेंस कोहलबर्ग और तीसरे आपके जो ले वाइगोस्की हैं उनसे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो ये चीज़ें आप ये चैप्टर छोड़िएगा नहीं, पढ़ कर जाइएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। 2 है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। 3 है सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण। 4 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा आप सभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का उन्मुखीकरण, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छा लड़का और लड़की बन रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो चोरी करेगा तो ये चीज़ें क्या है, गलत है। तो वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 में पूछा है आपको कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरे वर्ष का रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन 1 है रूब्रिक, 2 है फाइल, 3 है आंकड़ों का प्रपत्र, 4 है पोर्टफोलियो। तो आइए इसका हम इंग्लिश भी देख लेते हैं। देखिए सेम चीज़ें वही हैं, कभी कभी हिंदी नहीं समझ में आती है। रूब्रिक, फाइल, डाटा शीट, पोर्टफोलियो। तो इसमें से बताइएगा क्या होगा, आप सभी का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए देखते हैं
कि जो पूरे साल रखते हैं उनको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, मतलब एक साल का ये डाटा इसमें इकट्ठा करके रखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पोर्टफोलियो वहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। ऑप्शन 1 है सक्रिय अन्वेषक, 2 है सक्रिय अनुनायी, 3 है निष्क्रिय अनुनायी, 4 है निष्क्रिय अन्वेषक। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सक्रिय अन्वेषक बनाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर निष्क्रिय हमारा बिल्कुल गलत हो गया, निष्क्रिय गलत हो गया, तो अनुनायी नहीं बनाता है, हमारा क्या बनाता है यहाँ पर? अन्वेषक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। आप ये प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और जो हमारा सीटेट है वो प्रीवियस ईयर को सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर से ही पेपर लाता है, और प्रीवियस ईयर दोहराता जरूर है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देख लेते हैं। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन में निम्न में से किसके लक्षण हैं? ऑप्शन 1 है आत्मकेंद्रीकरण, 2 है बाह्य अभिप्रेरणा, 3 है सृजनात्मकता, 4 है कार्यात्मक अटलता। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, सृजनात्मकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थी के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? ऑप्शन 1 है मानकीकृत पाठ्यक्रम, 2 है आधारभूत अभिगम्यता, 3 है अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, 4 है विशेष स्कूलों में स्थापन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु, ठीक है, जो शारीरिक चुनौती का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको शारीरिक चुनौती हो रही है, मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम है फिजिकली, तो यहाँ से क्या जरूरी है वो चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, आधारभूत अभिगम्यता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि पठन वैकल्य को निम्न से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन 1 है, देखिए यहाँ पे आप एक ये पढ़ के जरूर जाइएगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्प्रैक्सिया, ये तीनों चारों जो है वो आप जरूर पढ़िएगा, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। पठन वैकल्प को निम्न से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन 1 है अधिगम विकारों का बहुक्रम, 2 है हल्की मानसिक मंदता, 3 है मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, 4 है बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञामक अक्षमताएं। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या है ये आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। तो ये 18 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, अधिगम विकारों का बहुक्रम। जो हमारा पठन वैकल्प है, मतलब ये पढ़ने से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ अधिगम विकार आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं चीजों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा है कि निम्न से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 है समता, 2 है पृथकीकरण और नामीकरण, 3 है विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, 4 है व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। आंसर बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 19, समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं का आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे नहीं देखते हैं और हाँ वाले पे तुरंत आंसर लगा देते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, नहीं है पूछा है। तो पृथकीकरण और नामीकरण, हम कभी किसी चीज़ का नामीकरण नहीं करेंगे, नामीकरण हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, ये देखिएगा आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। ये थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है आपको। देखिए आजकल कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको कथन वाले जरूर पूछे जाएंगे, तो कथन वाला क्वेश्चन भी आप कर जाइएगा। देखिए कथन 1 क्या पूछा है कि कुम्हार समुदाय में संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क और कारण दिया है आर कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, और सही विकल्प आपको चुनना है। तो ये ऑप्शन देखते हैं क्या हमारा। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। 3 है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 है ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा इसमें से क्या होगा। अब कथन देखिएगा सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही है। कथन ए भी सही है हमारा, आर भी सही है यहाँ पर, लेकिन जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है किसकी, ए की। आर जो कहना चाहता है वो ए के बारे में क्या कर रहा है, सही कह रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अवलोकन के द्वारा छात्र क्या कर रहा है, सीख रहा है। किसको सीख रहा है, आपके व्यवहार को सीख रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना। 2 है प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। 3 है अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन। आइए 4 देखते हैं क्या दिया है कि प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, छोटा कर दें आपको, क्वेश्चन से सारा दिखे। चलिए अभी बताइए आपसे आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर छात्र क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। तो यहाँ पूछा क्या है कि प्रथम चरण क्या होगा, वो चीजें पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि वो क्या कर रहा है, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अधिगमकर्ता द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन 1 है वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। 2 है वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। 3 है वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। 4 है वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो आंसर बताइएगा। यहाँ पे देखिए, आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा दिया है। देखिए अधिगमकर्ता द्वारा की गई त्रुटि को समझना, मतलब कि जो सीख रहा है उसके द्वारा क्या की जा रही है, यहाँ पर त्रुटि की जा रही है। तो उसको समझने के लिए अगर आप एक अध्यापिका है तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और इसमें से ऑप्शन में से बताना है और क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब कि देखिए यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपको फंसाया हुआ है। देखिए अधिगमकर्ता द्वारा की गई त्रुटि को समझना एक अध्यापिका के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया है कि अगर जो बच्चा सीख रहा है वो त्रुटि कर रहा है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण तो है, लेकिन क्यों है ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है, 22 है। तो ये देखते हैं ऑप्शन क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वह अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को क्या करती है, समझ सकती है। अगर वो त्रुटि कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उनके चिंतन को आप समझ सकेंगे कि बच्चा कहाँ पर त्रुटि कर रहा है, तो उस चिंतन कहाँ तक कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 23 में क्या पूछा है। देखिए आप राष्ट्रीय नीति जो हमारा शिक्षा राष्ट्रीय नीति 2020 है, आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। ऑप्शन 1 है विषय वस्तु अभिमुखी। 2 है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। 3 है प्रयोगात्मक। 4 है व्यवहारात्मक। जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा मतलब 2020 है, तो वो क्या कहता है, उसके जो अधिगम है उसके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ऐसा बताइएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रयोगात्मक। 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रयोगात्मक। हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 ये कहता है कि जो भी चीज़ें बच्चा सीख रहा है वो प्रयोग के द्वारा सीखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और विषय वस्तु नहीं। पाठ्य पुस्तक भी गलत है आपका, व्यवहारात्मक भी आपका बिल्कुल गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 पूछा है कि परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता के निपटने के लिए वह डैश तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन 1 है समस्या समाधान। 2 है भाव नियमन। 3 है परिहार्यता। 4 है खंडन। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन इससे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको पूछता है कि परीक्षा देने से पहले, मान लीजिए यहाँ पर जो तन्वी है वो परीक्षा देने से पहले एग्जाम में जाती है तो लंबी सांसें भरती है और उन चीज़ों को क्या करती है, फेस नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर क्या है, तो कभी कभी यहाँ पर ये आपका आंसर क्या होता है, दुश्चिंता हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखिए आपको घुमा कर दे दिया है, तो आप यहाँ पर बताइएगा, आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 24 है। तो ये देखते हैं यहाँ पर 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वहाँ पे भाव नियमन क्या करिए, भाव नियमन तकनीकी का क्या करिए, इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो दुश्चिंता से निपट रही है। तो दुश्चिंता क्या है, वो भाव में उसके हैं, तो वो भाव नियमन का क्या करिए, तकनीकी का इस्तेमाल करके इन चीज़ों से क्या कर रही है, निपट रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 25 पूछा है कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी को बढ़ावा दिए ही यहाँ देखिए बीना है या बीनी है, देख लीजिएगा, पर पूरा क्वेश्चन पढ़ते फिर समझ में आएगा। बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूदा कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक, ऑप्शन 1 है
देखिए बिना किसी को बढ़ावा दिए यहाँ रहेगा, बिनी नहीं रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बना लीजिएगा आप सभी। ऑप्शन 1 है प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, 2 है स्व प्रेरित अधिगम करता है, 3 है प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, 4 है वाह्य प्रेरित अधिगम करता है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए जब कोविड-19 आया था महामारी, तो उस टाइम क्या था, तालाबंदी था। उसके दौरान क्या हुआ कि जो बिना किसी बढ़ावा दिए ही रोहिणी क्या कर रही है कि अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। मतलब बिना किसी से कहे या किसी से पूछे वो खुद से क्या कर रही है, पढ़ रही है। जब वो चीज़ें खुद से पढ़ रही है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। जब चीज़ें हम खुद से करते हैं तो हम स्वयं से प्रेरित होते हैं, तभी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वप्रेरित अधिगम करता वो है इस समय। कौन? इस समय रोहिणी क्या है, स्वप्रेरित अधिगम करता में चल रही है। आइए देखते हैं 26 क्या है आंसर, सॉरी क्वेश्चन। बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन 1 है अधिगम क्षमता, 2 है किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, 3 है निराधार दावे, 4 है अस्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो आंसर बताइएगा आप सभी 26 का। तो ये देखते हैं यहाँ पर हमारा 26 का होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 27। 27 में भी देखिए क्या दिया है कि निम्न से कौन सी शैक्षणिक योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। ऑप्शन 1 है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, 2 है अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, 3 है विविध सामग्री का प्रावधान होना, 4 है कहानियों की उपाख्याओं का इस्तेमाल। ऑप्शन 1 है 1 2 3, 2 है 1 3 4, 3 है 2 3 4, 4 है 1 2 3 और 4। तो बताइएगा यहाँ से आंसर क्या होगा आप सभी का। क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। तो देखते हैं 20 नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 1 3 और 4। यहाँ पर देखिए क्या है कि शैक्षणिक योजना की एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। किस तरीके से है? संकल्पना मानचित्रों द्वारा इस्तेमाल। ठीक है, हम प्राथमिक स्तर पे मानचित्र का प्रयोग करेंगे, सही है। तीसरा हमारा क्या है कि विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी हम करेंगे। अगर बच्चे छोटे हैं तो हम अलग अलग सामग्री का प्रावधान करेंगे उनके लिए सीखने के लिए। 4 है कहानी और उपाख्यानों का इस्तेमाल, हम कहानियों का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, ऐसा नहीं है बच्चा। आप कभी भी अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे, जब आप अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चे चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहाँ पर है, वो प्राथमिक स्तर पर अभी भी है। प्राथमिक स्तर पे बच्चा अमूर्त की तरफ से, अगर आप मूर्त की तरफ जा रहे हैं तो बच्चा जल्दी चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि, ऑप्शन 1 है अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है आपका कि प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। 3 है प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है। ऑप्शन 4 है प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये देखते हैं पूछा क्या है क्वेश्चन, पहले ध्यान से देखिएगा आप सभी। एक प्राथमिक शिक्षिका, आप क्या है, पीआरटी में है, पीआरटी की शिक्षिका है, अपने छात्र को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती हैं। अगर आप उन्हें किसी भी जानकारी को बता रहे हैं तो आप उन्हें उसी चीज़ को 5 बार लिखवा रहे हैं। तो शिक्षण की यह विधि किस में आएगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 28 है। तो आइए देखते हैं 28 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही होगा कि प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रभावकारी अगर होता है, प्रभावकारी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये रटने की प्रवृत्ति आ जाएगी बच्चे में। और यहाँ पर देखिए बताया कि प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है। ठीक है,
पूर्व के अभ्यास से ही हम सारी चीज़ों को नहीं लिख सकते। हमें नई नई जानकारियाँ भी बच्चों को प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चा आगे भी चीज़ों को सीख सके। ये क्या कर रही हैं कि सिर्फ पूर्व की जानकारी को उन्हें बार बार लिखवा रही हैं। अगर जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप कक्षा 1 में जो चीज़ें पढ़े हैं वही चीज़ें हम आपको कक्षा 2 में भी बार बार पढ़ाएं तो ये चीज़ें आपको आगे नहीं ले जाएगी और बच्चा आगे की चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो ये शिक्षिका जो है वो यही कर रही है कि कक्षा 1 में उन्होंने जो पढ़ाया है वही 2 में भी पढ़ा रही हैं, वही आप 3 में भी पढ़ा रही हैं, तो बच्चे इस चीज़ से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 29 का देख लेते हैं हम सभी। पूछा है कि निम्न में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। ठीक है, समस्या समाधान के लिए पूछा है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन 1 है कलन विधि, 2 है अन्वेषण, 3 है बिना बोध के प्रत्यय, प्रयत्न त्रुटि दोहराव, 4 है प्रकार्यात्मक आवबद्धता। चलिए देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारा। ऑप्शन 1 है 1 4, 2 है 1 2, 3 है 2 3, 4 है 3 और 4। तो बताइएगा इसमें से 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही होंगे और वो 2 ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पर आइए देखते हैं। 1 और 2 हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है वो कलन विधि प्रभावशाली होता है और हमारा अन्वेषण प्रभावशाली होता है। बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। तो यह देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन 1 है रटना, 2 है विचारा वेश, 3 है स्कीमा सक्रियता, 4 है संकल्पना मानचित्रण। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बताइएगा फटाक से। तो ये देखते हैं यहाँ पर हमारा रटना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। अगर देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है तो यहाँ से एक चीज़ क्या होगा, निगेटिव होगा। एक ऑप्शन आपका क्या होगा, निगेटिव होगा और 3 ऑप्शन जो होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव क्या है, रटना हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है क्योंकि ये हमारा जो एनसीएफ है ये रटना को निगेटिव मानता है। बच्चों को रटना नहीं है, बच्चे को चीज़ों को समझना और सीखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये आज रहे आपके 30 क्वेश्चन और नेक्स्ट में हम आपको और क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं कोई अगर नई वीडियो लाई तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए आज आप सभी को थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अब लाएंगे आपको ये आपका आज 23 का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 दिसंबर का पेपर आएगा तो आप सब ज़रूर देखिएगा इसे।